अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे गुज़रे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ईद के हिसाब से एक अच्छा सा नॉवल लेके आई हूँ जो फ़नी भी है, रोमांटिक भी है और अच्छी स्टोरी है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबको ये नावल पसंद आएगा। और एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गुज़री होगी। और ईद तो वैसे भी खुशियाँ लेके आती है, तो मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें। तो चलिए अब हम इस नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ईद को वैसे भी मोस्टली लोग जो हैं वो बिज़ी होते हैं, घर में आना-जाना, रिश्तेदारों का आना-जाना लगा होता है, हम बाहर का प्रोग्राम बन जाता है। तो उस हिसाब से मैंने ये शॉर्ट नावल जो है वो दे रही हूँ ताकि आप लोग बआसानी जो है इसे रीड कर सकें या सुन सकें। चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाया किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या मोमो की शादी हो रही है, पर किससे? बहुत हैरत से मोबाइल एक कान से दूसरे कान तक मुंतकिल करते हुए वालिदा माजिदा के जुमले ने भी मुझे इतना ही शॉक किया था। और अब मैं बड़े तजस्सुस से अगले जुमले का इंतज़ार कर रहा था, पर वालिदा साहबा अब बहुत गौर से बात सिर्फ सुनते हुए गर्दन हिला रही थी, जैसे फरी खाला वीडियो कॉल पर हों। उफ़, मेरी भोली माँ अभी पूरी तरह ये बात सोच भी नहीं पाई कि वालिदा माजिदा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाते हुए दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी लॉक कर लिया। उफ़, इतनी चालाक अम्मा भी अल्लाह किसी को ना दे। अपने पहले ख्याल की खुद ही पर ज़ोर तरदीद की थी। मोमो की शादी किससे? क्या वो राज़ी होगी? खैर पता चल ही जाएगा। मैंने भी ये सोचते हुए मोबाइल उठाया, सबको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। पर मोबाइल हाथ में लेते मुझे पता लगा ये खबर तो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। सारे ख़ानदानी व्हाट्सएप ग्रुप से, पर्सनल नंबर सब से एक ही मैसेज वायरल हो रहा था, इस ईद पर मोमो की शादी। मतलब रमज़ान 1-2 रोज़ में शुरू होने वाले हैं, यानी बस 1 महीने बाद ही। इतनी जल्दी और इतनी राज़दारी से सब कुछ तय होने की क्या वजूहात हो सकती है? अभी मैंने सारे मैसेज भी नहीं देखे थे कि वालिदा माजिदा मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठी थी। अफ़ान, तुमने सुना मोमो की शादी हो रही है? छोटे चाचा ने बड़े ताया जी को फ़ोन पर बताया है। इस कदर मिठास थी वालिदा के लहजे में कि मुझे शुगर का ख़तरा बढ़ गया था, इसलिए जल्दी से कहा, मतलब की बात पर आएँ। और अगर आप ये चाहती हैं कि बचपन की तरह मैं आपके ख़ानदान की रिपोर्टिंग करूँ तो माज़रत, मैंने अब कबूतर नहीं बनना, सॉरी। साहब हरी झंडी दिखाई गई। लो, मैंने कब कहा कि खबरें लाकर दो? इस्तग़फ़ार, मैं ऐसी नहीं हूँ भई जो ख़ानदान की किन सुइयाँ लेती हूँ। वो तो इसलिए कि तुम्हारी तो मोमो से दोस्ती भी है, तो तुम्हें तो पता होगा ना। वालिदा साहबा ने हंस कर कहा था। क्या पता होगा भई, किसकी ये दोस्ती है अफ़ान से? दादी साहिबा ने अचानक ही एंट्री मारी थी। दोनों माँ बेटे चौंक कर इनको देखा था। वालिदा ने आंखों से ना बताने का इशारा किया। हाँ हाँ, कर दो मना, हम से तो सब छुपाया जाता है इस घर में। ज़ैतून बेगम ने नाक पर रखा चश्मा ठीक करते हुए शिकवा किया था। ऐसी बात नहीं है चाची जान, बस वो पर हीना का फ़ोन आया था, कह रही थी छोटे चाचा आए थे, ताया जी से बहुत माफ़ी तलाफ़ी कर रहे थे और कह रहे थे कि मोमो की शादी तय कर दी है। वालिदा ने जल्दी से बताया था। है किसकी शादी? ये अचानक कैसे हो गया? 2 दिन बाद तो रमज़ान है। ये क्या कलियां में घर फूड़ा है? हमारी देवरानी जी ने कहा ने किसी को खबर ही नहीं होने दी। रोहिना, तुमने पूछा नहीं अपनी बहन से कहाँ हो रही है? ज़ैतून बेगम की हैरत ख़त्म ही नहीं हो रही थी। चाची जान फरीना ने बस इतना ही बताया। दरअसल बस ताया जी की चाचा जान से ही बात हुई है। ताया जी ने बस ये बताया कि लड़का अमेरिका में रहता है, पाकिस्तान, अमेरिका और दुबई में इसका बिजनेस है। छोटी चाची के मैके के जानने वाले हैं। एक बहन शायद यहाँ है, बाकी सब अमेरिका और दुबई में रहते हैं। और मुझे कुछ नहीं पता, रोहिना बेगम कहकर वहाँ से जाने लगी थी। जानती थी सास ने अब की बाल की खाल निकालनी है। हूँ, पता भी होगा तो हमें कहाँ बताएगी बहू रानी। ये चुप चुपाते मेल मिलाप भी कर लिया। बड़े भाई जी ने हमसे किसी ने मशवरा तो दूर की बात है, बताना पसंद भी नहीं किया। चलो अच्छा, रुखसत हो रही है ये लड़की, मुल्क से बाहर, खैर है खस कम जहाँ पाक। हाथ को झटकते हुए कहा गया था। फ़ान ने बहुत अफसोस से देखा था। इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं दादी? क्या वो नहीं जानती थी कि मोमो की शादी किसी के लिए कितनी बुरी खबर साबित हो गई? और अब अफ़ान इनके बारे में ही सोच रहा था, वो इस खबर पर क्या रिएक्ट करेंगे। ए अफ़ान, ज़रा पता तो कर, ये बाहर से हमारी देवरानी के कौन से जानने वाले आ गए? खुद तो कभी शहर के बाहर नहीं गई, बेटी अमेरिका भेज रही है। बड़ा घर, सबसे बड़े ताया और छोटे ताया अब्बा का घर।
अब अरबिश, समिया, कोमल सर जोड़े बैठी ही सामने ही तख्त पर बड़ी और छोटी ताई जवान यंग लड़कियों की बड़ी और छोटी दादी थी। सर जोड़े बैठी थी सामने ही तख्त पर बड़ी और छोटी ताई जवान यंग लड़कियों की बड़ी और छोटी दादी हैं। तख्त पर बैठी इन लोगों की गुफ्तगू सुन रही हैं। यार मोमो पुप्पो की शादी वो भी इस ईद यार मोमो पुप्पो की शादी वो भी इस ईद पर क्या हो सकती है? समिया ने हैरत से कहा था। अरबिश ने कहा, मार्क माई वर्ड होने को तो बहुत कुछ हो सकता है पर ये शादी नहीं हो सकती। वसूख से कहा गया, हाँ लगता तो यही है पर अभी तो हर तरफ सुकून है। कोमल ने भी हिस्सा डाला था। अरे लड़कियों, क्या बातें लेकर बैठी हो? देखो इधर तुम्हारी माएँ किचन में अफ्तार बनाने में लगी हैं। आज जुमेरात है, मस्जिद भी जानी है, अफ्तारी जाओ जल्दी करो। बड़ी ताई ने कहा था। हाय आज जुमेरात है, उफ मस्जिद खाना जाना था। कोमल छलांग लगाकर किचन की तरफ भागी थी। कोई और वक्त होता तो दोनों चौंकती पर अभी तो दोनों इस शख्सियत के बारे में सोच रही थी जिसकी वजह से हर बार मोमो का रिश्ता होते होते रह जाता था। शहबाज चचा सबसे छोटे चचा का घर है, बड़े भाई जान भी कह रहे थे। इस तरह अनजाने लोगों में मोमो का रिश्ता, वो भी इतनी जल्दी। ख़ानदान से तो मशरे के बगैर अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो शहबाज अफंदी ने बीवी से कहा था, बस इसलिए ही मैं कह रही थी कि अभी किसी को नहीं बताना मोमो की शादी का। ये सारे ख़ानदान वाले जलते हैं मेरी बेटियों से। और ख़ानदान की तो बात रहने दें, सोमिया की शादी तो ख़ानदान के मशरे से की थी। क्या सुख के झूलों में झूल रही है मेरी बच्ची? और न जाने कहाँ से हुए जरीना की दोस्त है नबीला, मोमो की होने वाली नंद। जरीना बता रही थी सारा ख़ानदान ही अमेरिका, कनाडा, दुबई में मुकीम है। रुखसाना बेगम ने चमक कर कहा था। तो उन्हें हमारे जैसे लोगों में क्या दिलचस्पी है रुखसाना? बस नाशुक्री ही करना। भाइयों के घर हो आए हैं अफंदी साहब, मैं साफ कह रही हूँ, मैं किसी की नहीं सुननी। और एक पैगाम बराबर में अपने छोटे भाई के घर कहलवा दे कि अब इनके बेटे ने कुछ भी किया इस रिश्ते को रोकने के लिए तो बता रही हूँ थाने में FIR कटवानी है इस गुंडे की। वो स्टॉप पर खड़ी थी जब एक गाड़ी झटके से इसके पास आकर रुकी थी। गाड़ी देखकर ही मोमो का दिल आने वाली सूरत हाल से परेशान हुआ था, पर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए गाड़ी से उतर कर आने वाले पर सलामती भेजी। तो अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी में बैठो, तहक्कुम में बड़े अंदाज में कहा गया था। फिर मुझे घर का रास्ता मालूम है और बस भी आने वाली है। मोमो मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, मज़ीद ना करो, शराफत से बैठ जाओ। बैठ रही हो या क्या कर लेंगे आप? अगर मैंने एक आवाज़ भी लगाई ना तो ये जो सारे लोग देख रहे हैं ना आप पर अपनी सारी भड़ास निकालेंगे। रमज़ान में लड़की छेड़ने की सज़ा और मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। दिमाग आपका ऑलरेडी ख़राब ही है। मोमो ने गर्दन को झटक कर कहा था। अगले बंदे ने किसी धमकी का कोई असर नहीं लिया था और हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया, ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था। क्या तकलीफ़ है अब तुम्हें? मोमना अली झंझलाहट से गोया हुई थी। बहुत पुरानी तकलीफ़ है, बल्कि अब तो रोग बन गया है। अजीब से अंदाज से हंसा गया था। बस ये चीप डायलॉग सी बोलना। मोमो ने जलकर कहा था। मैं चीप हरकतें भी कर सकता हूँ पर रोज़ा है मेरा। ढीठ तो वो सदा का था। बस गाड़ी रोको हैदर, और अब एक और लफ्ज़ नहीं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मज़ीद चीप हो जाऊँ तो इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। कार को झटके से रोकते हुए वार्निंग दी गई थी। हैदर बहुत हुआ, अब मैं कुछ ऐसा नहीं करने वाली। और कान खोल के सुन लो हैदर, अगर लड़के वालों की तरफ से इनकार हुआ तो इस बार मैं तुम्हारी अम्मा और ताया जी को सारे तुम्हारे कारनामे बता दूंगी। किस तरह तुमने मेरे हर मतवक्का ससुराल को डरा धमकाकर इनकार करवाया। और वैसे भी ताई जान ने कह चुकी है ना, इनके शहजादे बेटे के लिए लड़कियां बहुत हैं, तो दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो वो अपनी बहू नहीं बनाएंगी। तो बस मैं अम्मा से बात करूंगा इस बार, हैदर ने बेबसी से कहा था। हाँ तुम और तुम्हारे वादे में आजिज़ आ गई हूँ हैदर, मुझे अब मज़ीद ख़ानदान वालों के सामने तमाशा नहीं बनना, इसलिए भूल जाओ सब कुछ है। वो फाकी की सारी हदें पलांग गई थी। तुम तो मेरे बगैर रह सकती हो, हम बचपन से साथ हैं मोमो, और अब हम बड़े हो गए हैं। ईद पर मेरी शादी है हैदर, जो अब हर हाल में होगी, अटल लहजे में कहा गया। मौत रोक देगी, हैदर ने ठंडे थार लहजे में कहा था। हाँ, सिर्फ तुम्हारे चेहलम तक, इसके बाद हो जाएगी। और जितनी हमारी माँ एक दूसरे के दुश्मन हैं, शायद तुम्हारे स्वयं के खाने में मेरा निकाह निपटा दे। गुस्से से कहा गया। मैं अपनी नहीं तुम्हारी मौत की बात कर रहा हूँ। मेरे दुश्मन, फिर तो मैं सुकून से शादी करूँगा, हैदर ने हंसकर कहा था। हाँ कर लेना, फिर मैं रूह बनकर तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगी। वो कहकर गाड़ी से उतरने लगी थी। मरने के बाद भी मेरे ही ख्वाब में आना, यानी मरकर भी मेरी नींदें उड़ानी है तो इनकार कर दो ना प्लीज़। शादी से इल्तिजा की गई। हैदर, ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, छोड़ दो मुझे, भूल जाओ मुझे प्लीज़।
हमारा साथ किसी को भी खुश नहीं देगा। वो रिश्ते पायदार नहीं होते जिनकी बुनियाद नफ़रत पर रखी जाए। गेट बंद करके के वो जाने के लिए मुड़ गई थी। जानती थी कि कुछ देर और इसके साथ रही तो फिर कमज़ोर पड़ जाएगी और अब अपने माँ-बाप को मज़ीद परेशान नहीं कर सकती थी। अली हसन अफंदी मरहूम के 4 बेटे थे। सारे ही बेटे बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं और अपने बच्चों के फ़र्ज से फ़ारिग होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन चारों के घर भी एक ही गली में आमने-सामने हैं। सबसे छोटे बेटे शहबाज अली अफंदी की सबसे छोटी बेटी मोमना अली और मंझले बेटे शहजाद अली अफंदी के सबसे छोटे बेटे अली हैदर के अभी तक आज़ाद है और ये ज़ाती बाकी शादीशुदा कज़न के लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस थी। दोनों की ही शादी नहीं हो पा रही थी। जहाँ भी रिश्ता होता था कुछ दिन बाद वहाँ से इनकार हो जाता था। वजह भी पता नहीं चलती थी क्योंकि दूसरी तरफ कोई फ़ोन नहीं उठाता था। अरे हाँ, ये बता दूँ, दोनों घर में मिलना मिलाना इस शादी की वजह से ही बंद है और इन दोनों की माँओं की ज़िद है। अपने बच्चों को कुंवारा रखना मंजूर है पर आपस में शादी नहीं होने देंगी। बड़ी छोटी ताई के साथ इनकी बहुएं फरहीना और मेहानी भी बैठी हुई थी। तस्करा मोमो की शादी छिड़ा हुआ था। लड़के के माँ बाप पाकिस्तान आ गए हैं। छोटी चाची बता रही थी। फरहीना ने सबको आगाह किया। लो, वो तो पहले ही आ गई थी पर लड़का तो अभी तक नहीं आया। किसी ने देखा भी नहीं अभी तक। छोटी ताई जो रोहिना और फरहीना की वालदा हैं, इन्होंने कहा था देखा है। सोमिया बता रही थी वीडियो कॉल पर सबने देखा है। मोमो से भी 1-2 बार बात हुई है। मेहानी ने जल्दी से कहा। और अम्मा, मोमो राज़ी है इस रिश्ते पर। शादी के फ़ौरन बाद अमेरिका जाना है। ये अमेरिका अच्छे लोगों के फ़ैसले कमज़ोर कर देता है। फरहीना ने अफसोस से कहा था। खैर चलो, अच्छा है। दिल से राज़ी हुई मोमो। आखिर कब तक दोनों बच्चे इंतज़ार की सूली पर लटकते। इनकी माँओं के तो दिल पत्थर हो गए हैं। अब उठो, इफ्तार का इंतज़ाम करो। देखो हमें क्या फ़िक्र, कहाँ जाना कहाँ नहीं। बड़ी ताई ने मौजू बदल डाला था। मोमो बस स्टॉप पर खड़ी थी। रोज़े और गर्मी से बुरी हालत हो रही थी। इसकी जॉब का आज आखिरी दिन था तो ऑफिस वालों ने बहुत से गिफ्ट दिए थे। अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि इसके सामने गाड़ी रुकी ना देखी और ना ही इसमें से उतर कर आते हैंडसम इंसान को। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? मोमना अली आने वाले ने मतवज्जा किया था। मोमना ने नागवारी से इसे देखा था। बहुत हैंडसम, स्टाइलिश सा हीरो स्टाइल, बड़ी बड़ी ब्राउन आइज़, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। मोमना पहचान नहीं सकी कि मोमना का नाम लेने वाला ये इंसान कौन है। गौर से चेहरे को देखा था। चेहरे पर हल्की सी शनासाई के रम आने वाले को खुलकर मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वालेकुम सलाम। मोमो अहमद शाह को पहचान गई थी। लहजा खुद ब खुद तल्ख हुआ था। आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। अहमद शाह ने बहुत शाइस्तगी से कहा था। नहीं, आपको ज़हमत होगी, मैं कैब या रिक्शे से चली जाऊंगी। अब लहजा थोड़ा नरम किया था। 10 मिनट से इतनी धूप में खड़ी हैं, कोई गाड़ी नहीं आई। बस भी भरी हुई आ रही है। अहमद शाह ने इधर-उधर देखते हुए कहा था। मैंने कहा ना, आप तकलीफ़ नहीं करें, मुझे आदत है। तीखेपन से कहा गया। लेकिन मुझे आदत नहीं है कि मेरे घर की ख़वातीन या मुस्तकबिल में होने वाला मुझसे वाबस्ता कोई भी रिश्ता यूँ अकेला परेशान रोड पर खड़ा हो। अहमद शाह ने नरमी से कहा था। मोमो ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। बैठ जाएं प्लीज़। अजनबी ड्राइवर से तो ज़्यादा ही काबिल भरोसा हूँ मैं, नीचे नज़रें रखते हुए मुस्कुराकर कहा गया था। एहतराम से कार का दरवाज़ा खोला। मोमना के हाथ में पकड़े गिफ्ट लिए और गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिए। मोमना झिझकती हुई कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। एसी की कूलिंग ने असाब पर अच्छा असर डाला था। रोज़े में बाहर धूप ने दिमाग का हशर कर दिया था। पाकिस्तान कब आए? सवाल याद आया था। अमर शाह हल्के से मुस्कुराया था। शायद मुस्कुराहट इसके चेहरे का ही हिस्सा थी। शुक्रिया, सवाल आपको याद आ गया। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट से ख़ास आपके ताया की दावत पर आए हूँ। वो मिलना चाहते हैं मुझसे। वैसे पहले कभी आपके ताया के बारे में सुना नहीं था। लहजे को सरसरी से बनाया गया था। मोमना को पहली बार एहसास हुआ बहुत खूबसूरत लहजे में बात करता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। मोमना ने नज़रें नीचे की। अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। सुबह आए हैं और अभी यहाँ हैं, कोई काम था? मोमना ने हैरत से घड़ी देखी। 1 बज रहा था। ताया की दावत वाले सवाल को गोल किया था। जी, अब आया हूँ तो सोचा ऑफिस का भी कुछ काम देख लूँ। वैसे तो इखलाक भाई और डैड देखते हैं यहाँ का सब काम, पर मुझे सुकून नहीं मिलता। फ़ारिग रहना मुझे बहुत मुश्किल लगता है मेरे लिए। शायद शादी के बाद आपको सबसे ज़्यादा परेशानी मेरी इस आदत से हो, हंसकर कहा गया था। मोमना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर देखने लगी थी। चौंकी इस वक्त जब गाड़ी एक बड़ी सी चॉकलेट शॉप पर रुकी थी, पर वो उतर चुका था। अब मोमना को घबराहट हो रही थी। घर भी करीब था। किसी के भी देखने का ख़तरा और भी बढ़ गया था। एक बड़ी सी गिफ्ट पेपर चॉकलेट बास्केट लाकर मोमना के पास रखी और गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। प्लीज़, ये मैं नहीं ले सकती। आप ये क्यों नहीं ले सकती? आप ये गिफ्ट भी तो आपने कबूल किए हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? अहमद शाह ने जुमला अधूरा छोड़ा था। ये मेरे कलीग्स ने अलविदाई पार्टी दी है तो इसलिए, और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहा हूँ तो इसलिए। मोमो की तरह ही बात अधूरी छोड़ी गई थी।
गाड़ी अब मोमना के घर की गेट की तरफ रुकी थी। वो उतरती इससे पहले ही अहमद शाह उतर गया था। पहले गेट खोला और फिर इसके उतरने के बाद सारे गिफ्ट्स इसको निकाल कर दिए थे। मोमना शर्मिंदा हुई थी। आज पहली बार मेरी गाड़ी में बैठी थी। ये प्रोटोकॉल आप डिज़र्व करती हैं, वरना इतना अच्छा नहीं हूँ मैं कि सबके लिए कार का दरवाज़ा खोलूँ। बहुत ख़ास होते हैं अहमद शाह से वाबस्ता लोग, अहमद शाह के लिए। थैंक्स मोमना। वो चला गया था, पर मोमना अली अजीब से एहसासात में घिर गई थी। इसे ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं लग रही थी। अहमद शाह जान कर इससे मिलने आया था। ये सोच हर बात पर हावी हो रही थी। एक तो रमज़ान के काम क्या कम होते हैं जो बड़े अब्बा ने मोमो पप्पो के ससुराल वालों की दावत भी रख दी है। अरबिश ने गुस्सा बर्तनों पर निकालते हुए कहा था। सिर्फ ये नहीं कहा कि नाना जान ने मज़ीद ये भी इरशाद फरमाया है मोमना अली हसन अफंदी, क्योंकि हसन अफंदी की आखिरी पोती और वाहिद गैर शादीशुदा है, इसलिए इनकी शादी की सारी तकरीबात और तैयारियां बड़े घर से ही की जाएंगी। नमीरा ने भी बचे हुए पकौड़ों से इंसाफ करते हुए लकमा दिया था। हाँ, बड़ा घर तो वैसे ही सारे ख़ानदान वालों का डेरा है। सारे मसले यहाँ ही सुलझाए जाते हैं। हर कोई यहाँ ही आकर अपना हाल दिल सुनाता है और हम खादमाएँ बस चाय बनाते रहें और बर्तन धोते रहें। हरबिश बर्तन धो कम और बड़क ज़्यादा रही थी। यार तुम लोग खां ही टेंशन ले रहे हो। मुझे तो बहुत खुशी है ख़ानदान में कोई शादी आई है, वरना सारे चाचू मामू खालाओं की शादी में हम बच्चे थे। ये पहली शादी है जो हमारे होशो हवास में मुनक़िद की गई है। और पागलों मोमना खाला की शादी हो या हो जाएगी जब ही तो हमारा नंबर आएगा। कोमल ने जोश से कहा था। शादी का इसे बहुत ज़्यादा शौक था। हूँ ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी की शादी, सबसे आखिरी शादी और नई नस्ल की सबसे पहली शादी मोमो की शादी। मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं। अगर हैदर चाचू से होती तो कोई बात भी थी। ये शादी तो नहीं हुई जिसमें सब खुश नहीं हो। सोमा ने भी हिस्सा लिया था। बड़े दादा पूछ रहे हैं चाय बना रही हो या बातें? मुझे तरावीह के लिए भी जाना है। अफान ने किचन में आते हुए कहा था। तो आप आ जाएं, आपको किसने दावत देकर चाय के लिए रोका है? दावत देकर चाय के लिए रोका है? बराबर में आपका घर है, वहाँ जाकर चाय पिएं। खुद तो कभी किसी को चाय पिलाते नहीं हैं। यहीं इफ्तार खाने चाय पीने आ जाते हैं। अरबिश ने ज़ोर से प्याली पटकी थी। अव्वल ये कि ये मेरे नाना का भी घर है, मुझे यहाँ आने और चाय खाने के लिए किसी की दावत की ज़रूरत नहीं है। दोइम आप आएँ तो सही कभी हमारे घर, हम चाय की नहर लगा देंगे। अफान की बात पर दबी दबी हंसी गूंजी थी। अरबिश ने सबको घूर कर देखा था। इस नहर में गोता भी खुद ही लगा लेना, क्योंकि फिर चुल्लू पर पानी से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं चाय रख रही हूँ, अफान भाई आप भी आ जाएं। कोमल ने चाय बाहर ले जाते हुए कहा था। जियो चुटकी एक तुम्हारा ही सहारा है, वरना लोग तो मेरा इस घर में दाखिला बंद करते हैं। अफान ने ठंडी सांस भरकर इससे खुद से भी उलझती लड़की को देखा था, जो इसकी सगी खाला की बेटी भी थी और बाबा के कज़न की बेटी भी। बड़ी मुश्किल होती थी अफान को इन रिश्तों को समझने में। ख़ानदान में शादियों की वजह से सबसे ही दो रिश्ते लगते थे, पर एक तीसरा रिश्ता इस लड़की से दिल ने खुद बना लिया था। चलें गर्ल्स, अब किचन खाली कर दें, मुझे अपने चैनल के लिए कल इफ्तारी की वीडियो बनानी है। उम्मे हानी और इसके शोहर नामदार बड़े अब्बा के छोटे बेटे किचन में आए थे। हाय मामी, आज आप क्या बना रही हैं? नमीरा ने नक्सर सी तैयार उम्मे हानी से पूछा था। मौसूफ़ा खाना ख़जाना नाम से अपनी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती थी। अरे आज तो बहुत ही शानदार मेन्यू, क्योंकि कल मोमो के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो आज हमारी सासू माँ ने हमारा बजट बढ़ा दिया है। और पता है, मैंने मोमो की शादी हैशटैग ट्रेंड किया है। आज से हर सहरी इफ्तारी के साथ मोमो की शादी की तैयारी भी दिखाई जाएगी। चलो अब तुम लोग मेरी हेल्प करो। हम गोल गपाड़ा बनाएंगे, मेरी स्पेशल गपाड़ा ये क्या? गोल गपाड़ा क्या? पता नहीं। क्या आप ससुराल वालों को बासी खाना खिलाएंगी? नमीरा ने हैरत से पूछा था। आपके हाथ का तो ताज़ा खाना बंदे से खाया नहीं जाता, बासी खाना कौन खाएगा भाभी? अफान ने अपना बचाव करते हुए कहा था, पर उम्मे हानी का गुस्सा अफान पर नहीं, हंसते हुए शोहर पर आया था। बस कल मोमो के ससुराल वाले शायद आखिरी बार आए। सुफियान की बात पर अरबिश और अफान के मुँह से बेसाख्ता इंशाल्लाह निकला था। दोनों ही की नज़र मिली थी, दोनों ने ही नज़र छुड़ाई थी। मैं तो खुद बाबा को कह रहा था, इतनी जल्दी ख़ानदान सामने नहीं लाएं, बेचारे डर जाएंगे। ऐसे नमूने तो छुपाने की चीज़ होते हैं। सफ़ान ने
हँसते हुए कहा था, हाँ मोमो के ससुराल वाले बेहोश ही ना हो जाएं। उम्मे हानी ने भी शोहर की हाँ में हाँ मिलाई थी। ससुराल से याद आया, अफान तुम्हारा एक चाचू होता था, कहाँ है आजकल, क्या बंद कर दिया गया है? से अफान ने पूछा था। उम्मे हानी अब अपना सामान सेट कर रही थी। वही है जहाँ सारे टूटे दिल वाले होते हैं, अफान ने सर्दगी से कहा था। हैं क्या रमज़ान में भी? सुफ़ान की बात पर उम्मे हानी ने गुस्से और बाकी सब ने हैरत से देखा था। मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ सुफ़ियान चाचू मस्जिद में है। अफान ने दांत पीसे थे। वो अच्छा वैसे बड़ा ही बेवकूफ़ है जो ज़ाती जैसी नेमत की कदर नहीं कर रहा। हाँ हाँ, वो क्या जाने हम शादीशुदा लोगों के दुख, बस आप अपने ये दुखड़े बाहर जाकर रोएं। हूँ जल्दी आप दोनों यहाँ से चलते फिरते नजर आए। उम्मे हानी ने गुस्से से कहा था। देखा क्या कहा था मैंने? अफान मियाँ एक अहम बात बताऊँ तो मैं मोहब्बत नाकाम ही हो जाना चाहिए। अगर मोहब्बत कामयाब हो जाए तो बड़ी हसरत से जुमला अधूरा छोड़कर खूबसूरत बीवी को देखा गया था। डियर रीडर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें ना इमला की मिस्टेक तो वो तो अलग चीज़ आ जाती है ना, लेकिन इसमें जो लाइन की तरतीब है ना वो भी ठीक तरीके से नहीं लिखी हुई। और यकीन करें इस तरह का नावल पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब मैं इतने पेजेस पढ़ भी चुकी हूँ और मैं इसे यहाँ पे रोक भी नहीं सकती, तो आप लोग प्लीज़ इसे मैनेज कर लीजिएगा। अगर कामयाब हो जाए तो क्या होता है? खुशी ही मिलती होगी। अफान ने मासूमाना सवाल किया था। नहीं, खुशी हमेशा के लिए छिन जाती है क्योंकि आपकी अपनी मोहब्बत से शादी हो जाती है। बस फिर आप इतने मज़े के खानों की तस्वीरें और वीडियो देखकर कहते हैं काश मेरी बीवी को भी ये सब पकाना आता था। वो तो बाद में नाम पढ़कर पता चलता कि ये सारे कारनामे आपकी ही बीवी के हैं। वो क्या हसरत थी। अरबिश, नमीरा और अफान ज़ोर से हंसे थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं सुफियान की बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ के स्टेटस देखती हूँ मेरा दिल चाहता है काश ये बंदा मेरा शोहर होता। वो तो जब नाम देखती हूँ तो याद आता है कि ये बंदा ही तो मेरा शोहर है। पर क्या करे जी, खूबसूरत लड़कियों के अक्सर नसीब ख़राब ही निकलते हैं। जवाबी कार्रवाई बड़े करारे जवाब से की गई थी। हैं चची, क्या वाकई खूबसूरत लड़कियों के नसीब अच्छे नहीं होते? अरबेश की मासूमी से सवाल किए जाने पर अफान के रग ज़राफ़त को भड़का दिया था। हाँ ऐसा ही है, पर अरबेश तुम और भाभी आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये मसला तो खूबसूरत लड़कियों के साथ है। कहते ही अफान ने किचन से दौड़ लगाई थी। बदतमीज़ दोनों ही चीखी थी। बहुत हो गया मोमो, अपने चेहरे के मसलूमों वाले तासुरात ख़त्म करो। तुम पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। रुखसाना बेगम ने झुंझलाकर कहा था। मामा मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूं? हंसती हूँ तो आप कहती हैं टूथपेस्ट का इश्तेहारी बननी हो, क्यों फिर रही हो? चुप रहूँ तो आपको मसला। चुप रहने और मुंह सुजाकर घूमने में फ़र्क होता है। 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। खुद शॉपिंग तो दूर की बात है, तुम अपने लिए लाई हुई चीज़ें तक देखना गवारा नहीं कर रही। लाखों रुपए की शॉपिंग कर रही हूँ सोमिया तुम्हारे लिए, पर एक शुक्रिया तक नहीं कि तुम्हारे पास बहन के लिए। तो किसने कहा है बहन से मेरे लिए ख्वार होने के लिए? मुझे कब कीमती चीज़ों से खुशी होते हुए देखा है आपने? मोमो कहती हुई छत पर जाने लगी थी। हाँ बीबी, गलती होगी हमसे जो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ पसंद कर ली। तुम तो इस थर्ड क्लास रुखसाना बेगम की आवाज़ को उनके शोहर ने बंद किया था। क्या तमाशा लगाया हुआ है? जब तुम्हें हर इंसान पर अपनी मर्जी थोपने का शौक़ है तो ये क्यों उम्मीद लगाती हो कि वो खुश भी रहे? तुम्हें कब से लोगों की खुशी का ख्याल होने लगा है? रुखसाना बेगम शहबाज अली अफंदी ने कहा था। हाँ गलती करती जो बेटी के अच्छे मुस्तकबिल का सोच लिया। अरे देखिए दुश्मनों के सपनों पर कैसे सीनों पर कैसे सांप लूट रहे हैं। मोमो के ससुराल के बारे में सुनकर कोई एक भी है? अमर शाह जैसा आपके पूरे ख़ानदान में तनफर से कहा गया था। बस तो आप इन्हीं बातों पर फ़ख्र करती रहे। कोई खुश है या नहीं इसकी फ़िक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज साहब ने अफसोस से इन्हें देखते हुए कहा था। आप सब लोग यूं ही बातें सुनाते रहना। जब बेटी अमेरिका से बैठकर खुशी खुशी फ़ोन करेगी तो खुद ही कहोगे अच्छा फ़ैसला था। और हाँ आप ज़रा कल दावत से पहले बड़े भाई के ज़रिए शहजाद भाई तक इनके बेटे के पिछले कारनामे पहुंचा दे ताकि वो इस बार कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। कल अहमर भी आ रहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बदमज़गी हो। रुखसाना बेगम ने मौजू बदला था। मोमो छत पर आई थी। दूर से आती गाने की आवाज़ ने इसे चच्ची की छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। दबे पाँव चच्ची जान के पोर्शन की तरफ आई। कभी ये एक ही घर था, फिर यहाँ दीवार खींचती गई थी। ये हसन अली अफंदी के चारों बेटों के घर एक ही गली में थे। बड़े दो बेटे सामने के घरों में रहते थे। ये 1000 गज के 2 बंगले थे मगर अंदर से पूरा एक ही घर था। बड़े और छोटे ताया जी अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहते थे और ये बड़ा घर के नाम से मशहूर था। और मोमो और हैदर के अब्बा के घर भी सामने वाली पट्टी में बराबर में थे, पर रोज़ की लड़ाई की वजह से दीवार खींचती गई थी और मिलना जुलना भी बंद था। मोमो आस्ते से चलती हुई दीवार तक आई थी। गाने
के बोलों ने पैरों को जकड़ा था। एक तरफ़ा नहीं थे उसने मोहब्बत के इशारे, इसने भी कई बार मेरे बाल संवारे। एहसास के जज्बात का इजहार हुआ था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। मोबाइल पर चलता हुआ सॉन्ग और खुद से भी लापरवाह सिगरेट का धुआं उड़ाता हैदर अली अफंदी अंधेरे और दूरी के बावजूद इस हवेली को पहचानने गई थी। वो सिगरेट पी रहा था, यानी एक और वादा टूट गया। हैदर, तुम फिर सिगरेट पी रहे हो? हाँ तो और हो मुझसे नाराज़? ना उठाओ मेरा फ़ोन, मैं अब पूरा पैकेट पीऊँगा। ब्लैकमेल करते हो मुझे? सिगरेट हाथ से छीन कर फेंका गया था। तुम भी तंग करती हो मुझे, दो-बदो जवाब दिया गया। ऐसे ही एक रात थी, ऐसा ही एक समा था। आवाज़ वापस हाल में आई थी। आज वो सिर्फ इसको देख रही थी, सारे इख्तियारात तो वो खुद ही वापस किए थे। हर ताल्लुक़ ख़त्म किया था, पर सिर्फ कहने से ही दिल के ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएं, ऐसा कहाँ होता है। सहरी का वक्त होने में अभी 2 घंटे थे, लेकिन वो अंधेरे में खड़ी साये को देखने में मगन थी। फिर इसने अपने मोबाइल की रिंगटोन लगाई और ऐसा ज़ाहिर किया जैसे किसी की कॉल आई हो, पर सामने खड़े साये में कोई जंबिश नहीं हुई थी, अपने शुगल में मसरूफ़ था। हेलो अहमद, कैसे हैं आप? टहलते हुए बात का आगाज़ किया गया। थोड़ी देर ऐसे ही खुद साख्ता गुफ्तगू करते और कहके लगाती रही, जब अचानक मोबाइल पर बेल हुई थी। हैदर कॉलिंग लिखा हुआ चौंक कर इसने सामने देखा। साया ऐसे ही खड़ा था, बगैर हिले हाथ धुआं रुक चुका था। फिर एक मैसेज आया था, नहीं पी रहा सिगरेट, अब आराम करो। तुम्हारे कहने से तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो ये सिगरेट क्या चीज़ है? मोमो ने एक आखिरी नज़र इस साए पर डाली और गर्दन झुकाकर नीचे उतर गई। और इतनी देर से पत्थर बने मुजस्समे में जान आई थी। बहुत अफसरदगी से सामने छत की तरफ देखा गया, जहाँ थोड़ी देर पहले ज़िंदगी थी। बेबसी से सिगरेट के पैकेट को दूर उछाला, दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। अफान के सहारे आते हैदर को देख कर जैतून बेगम और रूहीना की जान निकल गई थी। माथे और हाथ पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ मेरा बच्चा? जैतून बेगम ने अफान से पूछा था। कुछ नहीं, मस्जिद में गिर गया था। अफान को बुलाया था, हल्की सी चोट आई है, हैदर ने नकाहत से कहा था। अफान ने हैदर को कमरे में ले जाते हुए हैरत से देखा। जैतून बेगम और रूहीना भी साथ कमरे में आई थी। अरे हाथों की नज़र खा गई है मेरे बच्चे को, इसलिए ही कहती हूँ बेटा, अपने हाथ से सदका दिया करो। सदका हर नागहानी आफत तो बला से महफूज रखता है। एक बला के सदके जाने से ही तो ये हुआ है। अफान ने आवाज़ दबाकर कहा था, पर रूहीना बेगम की हंसी निकल गई थी। हैं क्या मन ही मन में बोल रहे हैं लड़के? जैतून बेगम ने कान से दुपट्टा हटाकर रुख पोते की तरफ किया था। कुछ नहीं दादी, मैं कह रहा था आप ठीक कह रही हैं, सदका देना चाहिए, और मैं खुद तो इस ही वजह से बुलाओं के सदके जाता रहता हूँ। अफान, क्या बदतमीज़ी है, रूहीना ने डांटा था। मेरा बच्चा, दर्द हो रहा है, जैतून बेगम प्यार से कहते हुए हैदर की तरफ बढ़ी थी। नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है, नाराज़ लहजे में शिकवा किया गया था। अफान, मैं सो रहा हूँ, मुझे अफ्तार मेरे कमरे में दे जाना। हैदर ने सबको इग्नोर करते हुए आंखें पर हाथ रखा था। जैतून बेगम और है ना खामोशी से कमरे से चली गई थी। तो मैं अलग से बाहर जाने का कहूँ? आंखों से हाथ हटाकर भतीजे को घरा था। बात सुने मैं दादी और मामा नहीं हूँ जो आपके रूड लहजे से डर जाऊँगा। साफ साफ बताएं, आपने खुद गाड़ी छोटे दादा के गेट पर मारी थी ना? अफान और हैदर में पूरे 8 साल का फ़र्क था, पर दोनों में चचा भतीजे से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। वैसे मैं आपकी जगह होता तो गाड़ी पर छोटे दादा के गेट पर नहीं, शाम को आने वाले इसके ससुराल वालों की वीगो में दे मारता। अहमद शाह की गाड़ी पर मारता तो ज़्यादा मज़ा आता, उसने हंसते हुए कहा था। मोमो पप्पो की चाचू, उफ, क्या टूर होगी मोमो पप्पो की चाचू जब वो मैके आया करेंगी। वैसे अब तो मैं मोमो मोमो पप्पो बोल सकता हूँ ना चाचू? अफान ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा था। तुम साबित बाहर जाओगे या कुछ डेंट तुम में भी डालूं? अल्लाह, हैदर ने घूर कर कहा था। चाचू, अगर इस बार आप इस रिश्ते को रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? 10 दिन भी नहीं है शादी में, 10 दिन भी नहीं है शादी में, 5 दिन बाद ईद है। चाचू, क्या होगा यार? और ये रिश्ता कुछ इतना अच्छा भी नहीं है, अपने लिए नहीं तो मोमो के लिए ही कुछ कर लें। ये बाहर रहने वाले लड़कों के रिश्ते, वो भी अनजाने, इतने अच्छे तो नहीं होते यार। फिर यूँ इतनी जल्दी में शादी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप अफान, 1 मिनट में कमरे से बाहर चले जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भतीजे हो। उंगली उठाकर वॉर्न किया गया। कमज़ोर लोगों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अफान जाते हुए भी बाज नहीं आया था। अफान टांग जोर से बेड पर मारते और फिर दर से ही दोहरा हुआ था। पहले ही टूटा फूटा हूँ, मज़ीद क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ?
पाँव को सहलाते हुए अब खुद को कोसते हुए बातें सुनाने लगा था। कहाँ है तुम्हारा वो लाडला, आज सारा जुनून निकालता हूँ इसका। शहजाद अली अफंदी गुस्से से घर में दाखिल हुए थे। ओए अल्लाह अफंदी साहब, क्या रोज़ा ज़्यादा ही लग रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे सबूत की बात कर रहा हूँ, जो इलाके का गुंडा बना फिरता है। पूछो क्या कारनामा करके आया है। अरे किस दुश्मन ने फिर आग लगा दी है? मेरा बेटा तो कमरे में जख्मी लेटा हुआ है, रोज़े से है, मस्जिद में वजू करते हुए गिर गया था। जैतून बेगम ने जल्दी से कहा। मस्जिद? रोज़ा? अल्लाह अकबर, दिल का मरीज़ हूँ जैतून बेगम, ऐसी खबरें एकदम नहीं दिया करें, किसी दिन दिल ने हिम्मत हार जानी है। अफंदी साहब ने गर्दन झटकते हुए कहा था। वैसे क्या शहबाज का घर मस्जिद में है जो आपका बेटा वहाँ वजू करने चला गया था और वापसी पर इसका गेट तोड़ आया? अरे अरे क्या बोल रहे हैं? ये हवाई कस किस हवाई वैसे अगर किसी इंसान को लिखने का शौक़ हो ना, तो उसे चाहिए कि अपना नावल लिख के ना तो उसे 3 से 4 बार पढ़े कि उसकी मिस्टेक क्या है। कम से कम लाइन को तो ठीक से लिखो। अल्लाह अल्लाह इस तरह लिखा हुआ है कि मुझे भी ये मतलब कि अंदर से एक एक लाइन में एक वर्ड ही, वो जो मेन जिससे पूरा मतलब बनता है लाइन का, वही लफ्ज़ जो है गायब है, तो इंसान कैसे पढ़ेगा? हैरत हो रही है मुझे सच्ची। अगर मुझे पता होता ये नावल में इस तरह की मिस्टेक है, मैं कभी भी ना पढ़ती। बंदा राइटर को चाहिए कि ठीक है वो लिखती हैं इतनी मेहनत करके, लेकिन कम से कम अपने नावल को 1-2 बार पढ़े तो सही, फिर ही वो चीज़ होती है। अरे अरे क्या बोल रहे हैं? ये हवाई किस दुश्मन ने उड़ाई है? अब ये पता नहीं, लाइन का कुछ मतलब बन नहीं रहा है, लेकिन ये लिखी हुई है। शहजाद के गेट को क्या हुआ? क्यों अभी तक आपके खुफिया ज़राए ने इत्तला नहीं दी? हर वक्त तो आप खिड़की से लटकी खपटे लेती रहती हैं मेरे भाइयों के घर की। एलो, मैं क्या पर्दा हूँ जो खिड़की से लटकूँगी? हद है, आप हद ही करते हैं आप भी। आपसे किसने कहा है? जैतून बेगम ने गुस्से से कहा था। किसकी मजाल जो तुम्हारे बेटे के खिलाफ गवाही दे, वो हड्डियाँ तोड़ देगा। मैं तुमसे साफ कह रहा हूँ जैतून, समझा लो हैदर को। आज ही बड़े भाईजान ने मुझे सबके सामने बुलाकर कहा है कि मोमो के रिश्ते में इस बार कोई मेरी मसला हुआ तो खुद इसका निकाह पढ़वा देंगे। अरे कल का पढ़ाते आज पढ़ाते, मेरी बिला से अज़ाब बन गई है ये लड़की। जल्द ही दफ़ा हो, शादी करके शुक्राने के नफल पढ़ूंगी मैं तो। जैतून बेगम ने तेज़ आवाज़ में कहा था। इससे पहले मेरी नमाज जनाजा पढ़ लीजिएगा। हैदर कमरे से बाहर निकला था। तुम अगर बाज नहीं आए हैदर तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कोई भी हरकत आज के बाद की तो अपना ठिकाना जेल समझना। और बीवी हैदर से निकाह करवाएंगे बड़े भाईजान, और मैंने इजाज़त दे दी है। अल्लाह कैसा ज़्यादा काला जादू करवा दिया है मेरे घर वालों पर। हास्तों ने बर्बाद हो जाए, सारे बाप बेटे को जेल में भेज रहा है। जैतून बेगम के बयान शुरू हो गए थे। तक कभी अपने बेटे के कारनामों पर भी नज़र कर लिया करो, हर काम किसी काले जादू या हसद का नहीं होता। अफंदी साहब ने थक कर कहा था। अरे मेरे बच्चों पर तो आपकी भाभीयों की कब से नज़र है, जानती हूँ इन जादूगरनियों को। बड़े शबाब को तो बड़े भाई ने फर्जंदी में ले लिया, अब छोटे पर छोटे भाई की नज़र है। और कोई इस भूल में नहीं रहे कि मैं अपने पोते की भी होने दूंगी इस ख़ानदान में शादी। मैं नहीं मानती किसी बचपन की मंगनी को, मेरी ज़िंदगी में तो ये होने से रहा। जैतून बेगम की बात पर रूहीना ने शिकायती नज़र से ससुर को देखा था, जो चर्चा भी थे। ठीक है, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है फ़ान की शादी की, हम 1-2 साल बाद कर लेंगे। तुम आराम से अपने काम से फारिग हो। शहजाद साहब ने कहते ही टीवी की आवाज़ तेज़ की थी। हैदर ने मुस्कुराकर नीचे मुँह किया। रूहीना को किचन का काम याद आया था। हाय अल्लाह, क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मुझे कहाँ ज़रूरत है दुश्मनों की, मैं तो आस्तीन झटकूँ तो 1000 गिरते हैं। जैतून बेगम की आवाज़ अब टीवी की आवाज़ में दब गई थी। मोमो के ससुराल वाले आ गए थे और अहमद शाह को देखकर सभी हैरान हुए थे। खूबसूरती में तो हैदर भी कम नहीं था, पर अहमद शाह की बात ही अलग थी। लंबा कद, हल्के ब्राउन बाल और आंखें, गोरा रंग, और इस पर इसके अमारात और अंदाज। जो लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे थे कि किस तरह बाहर के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, वो भी अहमद शाह के अंदाज़े गुफ्तगू और शाइस्ता लहजे पर चुप थे। इतना अमीर कबीर आदमी और इतनी इनका सारी बड़ी ताई तो बाड़ी सदके जा रही थी जब से वो इनके हाथ के बने दही बड़ों और कबाब की तारीफ़ कर रहा था। इतना हंसमुख और जिंदा दिल लड़का, सारे ही खुश थे। अहमद शाह की वालदा और बहन अलबत्ता सारे ख़ानदान को देखकर कुछ परेशान हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने रिश्ता दिया था तो इतना ही पता चला था कि 2 बहनें ही हैं, एक शादीशुदा है, दूसरी मोमना। और ख़ानदान वाले इतने महीने से नज़र भी नहीं आए थे। ये बड़ा ख़ानदान तो आज ही नज़र आया था, वो भी इतना करीब। इन्हें तो रिश्ते भी ठीक से भी समझ नहीं आ रहे थे, बस वो बार बार अहमद शाह का चेहरा देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे चिपक गई थी, और नज़रें बार बार भटक कर मोमना पर जा रही थी। पर शमसा बेगम, नीला और नबीला और इनका शोहर कुछ परेशान थे।
कोमल ने बिरयानी की बड़ी सी ट्रे भरकर निकाली और किचन के पिछले दरवाजे से निकलकर लॉन में आकर खड़े अपने 13 साल कज़न को 100 रुपये का नोट पकड़ाया, फिर बिरयानी देकर प्यार से बोली, डब्बू देखो आज मैंने ज़्यादा बिरयानी दी है आज, और आज तो कितना सारा और भी खाना है, कबाब, रोस्टेड चिकन इन बॉक्स में। मौलवी साहब से कहना मेरी 4 जमेरात की मन्नत पूरी हो गई है, अब ख़ास मेरा नाम लेकर दुआएं फरमाएं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। और देखो किसी को नहीं बताना। आपा पहले किसी को बताया है क्या? पर ये 100 रुपये कम है, पता है कितने खतरे आते हैं रास्ते में। डब्बू भी अफान का ही भाई था, हिसाब का बड़ा पक्का था। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब की बार पॉकेट मनी से मैं तुम्हें और भी दूंगी, अभी तो जाओ। किसी के देखने का डर भी जो था। डब्बू ने बाहर निकलते चारों तरफ देखा, जल्दी से बराबर वाली गली में घुस गया, जहाँ कोमल के मौलवी साहब यानी अफान साहब अपने दोस्तों के साथ इंतजार में खड़े थे। आ गया मेरा शेर, चल शाबाश, जल्दी दे। सारे ही नतीजों की तरह खाने पर चिपटे। ये क्या बिरयानी इतनी कम डब्बू, ये हम चारों को पूरी नहीं होगी। तुमने कहा नहीं था कि मौलवी साहब ज़्यादा खाना खाते हैं, और इनके साथ आज बड़े मौलवी साहब भी आए हुए हैं। अफान ने ट्रे देकर मायूसी से कहा था, ये अलग से खाने के बॉक्स भी दिए हैं ब्रो, और जल्दी से बर्तन खाली करे। किसी ने देख लिया कि मस्जिद के बजाय मैं आप लोगों को खाना देता हूँ। हर जुमेरात तो बड़ी दादी और नानी तो मेरा घर में दाखिला बंद कर देंगी, और आप और कोमल आपा तो मुझे जान से ही मार देंगे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, कहना मौलवी साहब तरावी पढ़ कर खाना खाएंगे, इसलिए बर्तन नहीं दिए, और जाओ अब सीधा घर। अफान ने बड़ेपन का रौब जमाया था, और सुनो मेहमान चले गए हैं? नहीं, अभी बैठे हैं गली में। ये लंबी सी गाड़ी नज़र नहीं आ रही आपको? अहमद पुप्पा की, डब्बू ने शौक से कहा था। ए खबरदार, जो कोई रिश्ता जोड़ा, भागो यहाँ से। अफान का मुंह कड़वा हुआ था। शीशे के टूटने की आवाज़ पर पूरे हाल में गूंजी थी। ड्राइंग रूम की ग्लास वॉल टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। अहमद शाह का जलाल कम नहीं हुआ था। ये है आपकी शानदार प्लानिंग, ये होमवर्क है आप सबका। मुझे समझ नहीं आता मैं बाहर काम संभालूं या यहाँ पाकिस्तान में बैठकर आपकी गलतियों को ठीक करूं। मुझे सच में नहीं पता था। मुझे तो रिश्ते वाली ने, शमसा बेगम ने कहा था, गो टू हेल विद योर रेस्ट्री। रिश्ते वाली, आप लोग क्या करते हैं? अगर मैं पाकिस्तान नहीं आता तो मेरे खुदा इतना बड़ा ख़ानदान है और इतने करीबी ताल्लुकात, और जानती हैं सभी ताकतवर पोजीशन में हैं, कोई भी कम नहीं है। अमर शागर आया था। आजकल कहाँ ख़ानदान वाले किसी मामले में इतना बोलते हैं। अमर तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, नबीला ने नरमी से कहा था। और ख़ानदान वाले कौन सा तुम्हारे कंधे पर सवार होने वाले हैं? तुमने तो शादी के दूसरे दिन ही बाहर चले जाना है। अखलाक, नबीला का शोहर ने भी माहौल को ठंडा करने की कोशिश की थी। कल किसी भी तरह आप मेरी लड़की से एक मुलाकात फ़िक्स करें, बस शादी की शॉपिंग या कुछ भी, पर कल ही और शादी कुछ दिन आगे बढ़ाया कर कह दें। अमेरिका में कोई मीटिंग निकल आई है, या किसी भी चचा ताया को मार दें या एडमिट करवा दें, पर नहीं ये बताना है कि हम सब अमेरिका जा रहे हैं। वो जाने के लिए मुड़ा था, फिर रुककर कहा, और हाँ, शादी की बात अभी नहीं, इससे एक दिन पहले करनी है। अभी सिर्फ शादी की शॉपिंग की बात करनी है। मुझे कल हर हाल में ये लड़की अपने साथ चाहिए। तुम सच में शादी आगे बढ़ाना चाहते हो? वो देर से खामोश आसिफ शाह ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। ये अब मुझे पता है कि क्या करना है। बेवकूफ़ नहीं हूँ जो हाथ आई इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ दूँ। फरीना, रोहिना और सौम्या मोमो की बहन अभी शॉपिंग करके आई थी। बड़ी और छोटी ताई इस वक्त लॉन्च में ही अपने तख्त पर बैठी तस्बीहात में मशगूल हुई थी। सारी लड़कियां अलर्ट हो चुकी थी। दरअसल ये इनके गरारों के लिए ही बनारस से ख़रीद कर लाई थी। सौम्या तो आते ही ढेर हो गई थी, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। आते ही पानी मांगा था। बाकियों को हैरत तो हुई थी, पर अरबिश जल्दी से गिलास और ठंडा पानी की बोतल निकाल कर ले आया था। सोमो बुप्पो, आपने रोज़ा नहीं रखा, पर हमारा ही ख्याल कर लें, कोमल ने कहा। इसको रोज़ा वैसे भी बहुत लगता था। लेकिन सौम्या के मुंह से निकला आबशार नाजुक मिजाज अरबिश को नहला गया था। हाय अल्लाह, मेरा तो रोज़ा था, मुझे बताया क्यों नहीं? अल्लाह, मैं क्या करूँगी? अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। सौम्या तो अपने गाल पीट रही थी। सब लोग अरबिश को देख रहे थे जो फ्रीज हो गई थी। अरे सौम्या, कोई बात नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और अरबिश, तुम जहाँ मुँह धो लो। बड़ी ताई ने जल्दी से पोती को वहाँ से हटाया था। जानती थी पोती कितनी नफासत पसंद और नकचिड़ी है। बड़ी ताई, अम्मी, मैंने गलती से, सौम्या रोना शुरू हो गई थी। हाँ, बच्चे हो जाता है, रोज़े में भूल से कोई चीज़ खा लो तो गुनाह इसलिए नहीं है कि वो चीज़ खुद अल्लाह ने आपको खिलाई होती है, पर सिर्फ भूल से, समझे? छोटी ताई जो रोहिना और फरीना की वालदा थी, उसने नरमी से समझाया था। सबने ज़ोर से तायद में सर हिलाया था। अफान की बात पर सबने चौंक कर देखा था। हमसे नहीं होती ऐसी भूल चूक में खाने वाली गलतियाँ। हम तो ईद वाले दिन भी रोज़ा रख कर ही रोज़ा ही फील करते हैं। नेक लोगों को अल्लाह ताला खिलाते पिलाते हैं, शैतानों को नहीं। अरिश कहाँ बर्दाश्त होता था अरफान की बात पर खामोश रहना। हाँ, तुम तो कहो कि अभी सोमी बुप्पो ने तुम्हारा मुँह धुला दिया है ना?
हँसकर तपाया गया था। अच्छा, अब तुम दोनों ने लड़ना शुरू नहीं कर देना। देखो हम कितनी प्यारी बनारसी लाए हैं गरारों के लिए। रूहीना ने बेटी को आंखें दिखाते हुए चुप किया था। पर मामी जान, ये 10 दिन में 8 फर्शी गरारे सी कर कौन देगा, जिसमें 3 दिन ईद के निकाल दें। समिया ने दुहाई दी थी। इसलिए कह रही हूँ, हम सारे लोग गाउन पहन लेते हैं, किसी भी आउटलेट से परचेज करते हैं। मैं एक बुटीक का लिंक देती हूँ तुम सबको। मैं हानी बनारसी देखते हुए बोली थी। बेकार है वो लिंक हानी, मुझे अच्छे नहीं लगे इनके डिज़ाइन, और एक ड्रेस की इतनी कीमत है कि हम इस कीमत में 3 ड्रेस बना लेंगे। मैंने तो कमेंट में भी कहा कि भाई क्या ये सारे के सारे प्राइस बता रहे हैं, ये सारों के प्राइस बता रहे हैं। फरहीना ने देवरानी को आगाह किया था। क्या मतलब 10 दिन भी शादी में नहीं है और आप लोगों ने कपड़े भी डिसाइड नहीं किए अभी तक। अफा ने हैरत से कहा था। सब कुछ रूही खाला अब आप पर ही है, आप ही बताएं अब क्या करना है। ब्रिश ने सारी लड़कियों के दिल की तर्जमानी की थी। रूहीना के डिज़ाइन के कपड़े बहुत ज़बरदस्त होते थे, किसी ज़माने में अपना बुटीक चलाती थी। कह तो रही हूँ टेंशन नहीं लो, सब कुछ दिमाग में प्लान है। क्या बनाना है, किससे स्टिच करवाने हैं, तुम लोग बस कलर पसंद करो, रूहीना ने फखरिया अंदाज में कहा था। पर हमें भी तो कुछ पता चले ना, सोमिया ने मन्नत की थी। अरे भाई, गरारों पर फैंसी लॉन्ग अपर बना देते हैं, नेट और शिफॉन और स्टफ के कढ़ाई का तो टाइम नहीं है, तो कुर्तबा पर बहुत अच्छी कढ़ाई वाली फैंसी लेसेस मिलती हैं, वो लगा लेते हैं और ये लुक भी बिल्कुल डिफरेंट होगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। दाद देती नज़रों से सबने इनकी तरफ देखा था, पर सबसे पहली दिल जली तारीफ बेटे की तरफ से आई थी। हाँ, दुनिया की माएँ रमज़ान में नए नए खाने बनाती हैं, हर चीज़ के पकौड़े बनाने की कोशिश करती हैं। एक हमारी माँ वालदा माजदा हैं, इतने साल में भी सीखा तो बस कपड़े बनाना। सबका कहका बेख्तियार गूंजा था। देख लो कैसी बदतमीज़ औलाद मिली है, माँ के टैलेंट की कोई कदर ही नहीं। शमसा बेगम के बहुत इसरार पर मोमो को अपना ब्राइडल ड्रेस अहमद शाह के साथ जाकर लेने की इजाज़त मिल गई थी, पर मोमो इसके साथ आते हुए बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वजह अपने गेट पर खड़ा हैदर अली अफंदी था, जिसने ये सारा मंजर देखकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कहा तो सिर्फ इस दिन अहमद के ड्रॉप करने पर अपनी कार ज़ोर से दरवाजे पर दे मारी थी, और कहा रात के वक्त शॉपिंग पर अकेले जाने पर भी ऐसा रवैया दिल में कुछ ज़ोर से टूटा था। रब सारी बदमिजाजी अहमद शाह झेल रहा था। अहमद शाह जो इस लड़की को मुतासिर करने के लाखों रुपए खर्च कर रहा था, कुछ घंटों में ही बेजार हो गया था। इस लड़की पर अपना जादू नहीं चला पाया था, वरना लड़कियां तो इसके लिए दीवानी हो जाती थी, घर वालों से भी भागी। अहमद शाह का मूड अब ख़राब हो चुका था। वापसी की राह ली, लेकिन रास्ते में कराची आने का वेलकम पैकेज मिल गया। 2 लड़के बाइक पर आए और गन पॉइंट पर और अहमद शाह से मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए थे। चाबी कुछ दूर जाकर इन लड़कों ने सड़क पर दूर फेंक दी थी। अहमद शाह इतना घबरा गया था कि उसने शायद ये भी नोट नहीं किया कि वो लड़के मोमो से कुछ भी लेकर नहीं गए थे। चांद रात की रवायती गहमा गहमी को ब्रेक मोमो के ससुराल से आने वाले फ़ोन ने लगाई थी। ईद के 5वें दिन वो लोग बारात नहीं ला सकते, क्योंकि अहमद शाह के बिज़नेस पार्टनर ने बहुत बड़ा घपला किया था और इसे ईद के दूसरे दिन ये सुबह की फ्लाइट से अमेरिका जाना था। वो लोग शादी कुछ महीने आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, पर अफंदी ख़ानदान में तो तूफ़ान आ गया था। सारे ख़ानदान वाले बड़े घर में मौजूद थे। ज़्यादातर लोगों का गुस्सा हैदर पर निकल रहा था, जो सर झुकाए बैठा हुआ था। न तरदीद न तस्दीक, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बार इसने कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों को पहले मालूमात करनी चाहिए थी। आंखों पर पट्टी बन गई थी अमेरिका के नाम से। ज़ैतून बेगम कहाँ सुनती किसी के बारे में, किसी से अपने बेटे के बारे में। हाँ, पहले भी कहा था अनजाने लोग हैं, तेरी जल्दी नहीं करो। छोटी ताई ने भी तायद की थी, बड़े ताया ने सबको खामोश करवाया था। शहबाज, मेरा ख्याल है हम इन लोगों की बात मान लेते हैं, 3 महीने की ही बात है। हम बाद में सबने चौंका ताया जान को देखा था। लोगों को क्या जवाब देंगे पापा, ताया के बड़े बेटे ने कहा था। लोगों को क्या जवाब देंगे पापा, ताया के बड़े बेटे ने कहा था। मेरा ख्याल है अभी ही ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, बाद में कहेंगे कुछ मसला नहीं होगा। सुफियान ने अपनी राय दी थी। इससे बेहतर ये है कि आप लोग इनसे कहें कि वो लोग कल सादगी से निकाह कर लेते हैं। रुखसती 3 महीने बाद। हैदर की बात बताया जान ने बहुत गौर से देखा था। लाश में बैठे बहुत से लोगों का दिल चाहा हैदर का सर तोड़ दे, जिनमें सुफियान, अफाना और रबिश शामिल थे, पर वो बहुत संजीदा और स्पार्ट लहजे में कहकर अब ताया जान की राय ले रहा था। हाँ बड़े भाई जान, ये ठीक कह रहे हैं हैदर, अभी चलते हैं हम सारे। शहजाद अली ने जल्दी से कहा था। ख़ानदान के कुछ बड़े मोमो के ससुराल बात करने गए थे और फिर ये तय पाया कि ईद वाले दिन ही मोमो का निकाह और रुखसती भी कर दी जाएगी। ये रुखसती की बात अहमद शाह की थी। वो यहाँ तो अभी शादी ही आगे बढ़ाना चाह रहा था, यहाँ अचानक फैसला दिया कि रुखसती भी साथ ही कर दी जाए।
ईद प्लस शादी थी आज अफंती खानदान में। रात से ही गहमा-गहमी थी, चारों घरों में एक रौनक सी थी। किसी की मैचिंग चूड़ियाँ नहीं आ रही थी, किसी की सैंडल अभी लेनी थी, कोई मेहंदी के इंतज़ार में लाइन लगाकर बैठा था। फ़ान ने अपनी अम्मा को मेहंदी की लाइन में बैठे देखकर कहा था, वालिदा माजिदा, आपकी उम्र अब मेहंदी हाथों में लगाने नहीं, बालों में लगाने की है, इसलिए पहले चलकर हमारे नमाज के कपड़े इस्त्री कर लें। और वालिदा ने वहीं कमर पर एक धमोका जड़कर अपने कपड़े इस्त्री का भी आर्डर दे दिया था। मर्द हज़रात और लड़के बड़े घर के लॉन में निकाह का पंडाल सजाए बिज़ी थे। निकाह की तकरीब बड़े घर में ही होनी थी। हैदर और मोमो की फैमिलीज़ में भी आज तो सुलह हो गई थी और दोनों देवरानी जेठानी भी अब दोनों बड़े जेठानियों के साथ किचन में ईद के पकवान बनाने में मसरूफ़ थी, क्योंकि इनके ख़ानदान की हमेशा से रवायत थी कि ईद वाले दिन सारा ख़ानदान बड़े घर में जमा होता है। उम्मे हानी एक तैयारी को कैप्चर कर रही थी। विद पेश टैग मोमो की शादी उम्मे हानी के साथ। मोमो के अलावा घर में सब ही ज़्यादा खुश थे, पर मोमो का तो बस नहीं चल रहा था। हैदर का सर फाड़ दे कितने आराम से उसकी शादी होने का कह रहा था, जो 3 महीने बाद होनी थी, वो भी आज ही करवा दी थी। देख लिया, कहा था ना, ये ख़ानदान सिर्फ अभी मिला है, वरना इन लोगों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम ख़वाह ही परेशान हो रहे थे, शमसा बेगम ने हंस कर कहा था, पर ये सारी मेरी अक्लमंदी है जो आज ही रुखसती भी करवा रहा हूँ, वरना ये लड़की मुश्किल है। आज ही मैंने मोमना को लेकर दुबई जाना है और वहाँ से 1 हफ़्ते बाद अमेरिका निकल जाना है। बस जब तक मैं मोमना का राब्ता अपने घर वालों से रहेगा, और इतने में तुम लोग भी यहाँ का काम ख़त्म करके गायब हो जाना। इसके बाद अगर ये लड़की अपना मुँह बंद रखेगी तो इसकी बात इसके घर वालों से होती रहेगी। 1 हफ़्ते कम नहीं है, मुझे नहीं लगता ये लड़की 1 हफ़्ते में राज़ी हो जाएगी। हमें बहुत देर से खामोश बैठी नबीला ने कहा था, डॉलर बहुत बुरी चीज़ है डियर सिस्टर, मैं पहले प्यार से इसे राज़ी करूँगा, बाकी देखा जाएगा। और ये सारी बातें तुम लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। बाकी की प्लानिंग करो और आइंदा के लिए ख्याल रखना, ऐसी लड़की जिसका ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ ना हो। और बस अब तैयारी करो, मेरी शादी है भाई। वो मकरू हंसी हंसा था, 5वीं शादी है, हम सब प्रैक्टिस में हैं। अहमद शाह का बहनोई भी अब हंस कर शामिल हुआ था। बड़े घर में लॉन में रंगो भू का सैलाब था, सबकी तैयारियां ही देखने लायक थी। कैमरामैन वीडियो मेकर अपना काम कर रहे थे। लॉन में एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी जिस पर लाइव शादी की वीडियो चल रही थी। मोमो की बारात आ गई थी। अहमद शाह स्टेज पर बड़ी क्रोफर से बैठा था। निकाह के लिए मौलवी साहब अब घर के अंदर जा रहे थे, जब अचानक लॉन में दबी दबी सरगोशा शुरू हुई। लोग उठकर स्टेज के पास आ रहे थे, सारे लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। अहमद शाह ने जी कुछ अजीब सा महसूस करते अपने पीछे चलती स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ी, और इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। इसके उसके सारे ख़ानदान के कारनामे इसके सामने चल रहे थे। कितनी लड़कियों के तशद्दुद-ज़दा तस्वीर, कुछ नाज़ेबा मगर ब्लर वीडियोज़ और तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स चल रही थी। पुलिस के सायरन बहुत करीबी से महसूस हो रहे थे। फिर चारों तरफ से पुलिस ने लॉन में इस फ्रॉड ख़ानदान को घेरा था। अहमद शाह एक दरिंदा है जो बाहर मुल्क शादी की ख्वाहिशमंद लड़कियों से करके इन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाता है और अपनी इंतहाई पर्सनल वीडियोस ब्लैक मार्केट में बेचता है, और फिर इन लड़कियों को कभी ब्लैकमेल करके, कभी अपनी मोहब्बत का जाल में फंसा कर अपने इस घिनौने काम में शामिल कर लेता है और किसी को आगे बेच देता है। और अब SHO साहब इसका कारनामा बता रहे थे। हैदर का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने इस गैंग तक रसाई दी थी और मौका दिया कि पूरे गैंग को कफरी के रंगों हाथों पकड़ा जा सके। हैदर और इसके एक मीडिया एंकर दोस्त ने ही अहमद शाह की मालूमात SHO तक पहुंचाई थी। अहमद शाह का गैंग गिरफ्तार हो गया था, पुलिस वहां से जा चुकी थी। सबकी नजर अब हैदर पर थी जब वो बड़े अब्बा की तरफ बढ़ा था। शुक्रिया बड़े ताया जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अगर आप पहले दिन से मेरा साथ नहीं देते तो शायद हम इस गैंग को कभी इसके अंजाम तक ना पहुंचा सकते, जिन्होंने पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। सबने हैरत से बड़ा ताया जान की तरफ देखा था। भाईजान, आप जानते हैं ये लोग फ्रॉड हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? शहबाज अली ने हैरत से कहा था, मैं चाहता था सारे ख़ानदान को इस लड़के की हकीकत का पता चले, और मैं इस लड़के को होशियार नहीं करना चाहता था। रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुम सबसे छुपाया, और तुम लोगों को भी ये सबक देना चाहता था कि ख़ानदान से कटकर जो फैसले किए जाते हैं तो इनका यही हाल होता है। ख़ानदान की अहमियत को समझो और अपनी बीवी को भी समझाओ। अगर इस बार हैदर अकेले कुछ करता तो तुम लोगों इसकी बात का एतबार नहीं करते, इसलिए हैदर ने मुझे शामिल किया था। पर भाईजान, मेरी बेटी, इसके माथे पर तो दाग लग गया ना, इसकी बारात वापस चली गई है। मेरी बेटी का नाम तो लोगों की ज़ुबान पर ज़रते आम हो जाएगा। रुखसाना बेगम ने कहा, क्यों दाग लग जाएगा? अरे, मैं अपने हैदर की दुल्हन बनाऊंगी, बोलो मंजूर है, और मुझे तो मोमो हमेशा से पसंद है। जैतून बेगम सबसे आगे बढ़ी थी और रोते हुए रुखसाना बेगम को गले लगाया था। आप सच कह रही हैं? दोनों देवरानी जेठानी का मेलोड्रामा स्टार्ट हो चुका था। सारा ख़ानदान हैरत से मुँह खोले इनको देख रहा था।
शहबाज अली और शहजाद अली अपने बड़े भाइयों के साथ खड़े हैरत से अपनी बीवियों को देख रहे थे जब अफ़ान ने सारे बड़ों को मुखातिब किया था, इन तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का कोई भरोसा नहीं है। सुबह कह दें कि ये सब इनका सियासी बयान था, इसलिए निकाह भी और इसी वक्त कर दें। बड़े दादा और लगे हाथों मेरा भी है क्या बरखुरदार। शहबाज अली ने अपने बेटे के कान खींचे थे। मेरी भी सालगिरह कर दें कह रहा हूँ अब्बा। और बस फिर इमरजेंसी में खींच कर लाए दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर बिठा दिया गया। काजी साहब ने निकाह शुरू किया था। डियर रीडर्स, ये इतना ही नावल था। इसके ना लास्ट पे मैंने यहाँ से स्टॉप करके तो मैंने जाके सर्च किया, तो लास्ट एपिसोड के नीचे राइटर ने लिखा हुआ था कि अगर आप लोग इसका पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं इनकी रुखसती का, तो वो मैं बकरा ईद पे दूँगी। मेरे ख़्याल से छोटी ईद पे उन्होंने नावल दिया था, आज से 1, 2, 3 साल पहले। तो फिर मैंने सारा सर्च किया कि इन्होंने आगे नेक्स्ट दिया है कि नहीं दिया, लेकिन राइटर ने जगह पे कमेंट किया हुआ है कि मुझे लगा कि रीडर आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो इस वजह से मैंने आगे जो है ना वो लिखा ही नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसकी थोड़ी सी स्टोरी लिखूँ, तो सॉरी इससे आगे नावल नहीं है, तो आप लोग को इसी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। मुझे तो था कि हो सकता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट हो, इसलिए मैंने किया था, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है। तो इस नावल का नाम है मोमो की शादी और इसकी राइटर है दुनिया जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा, और अगर ये राइटर आगे मज़ीद लिखती तो इसने नावल मज़ीद अच्छा होना था। और उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।